नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आज आपके साथ श्वेता। और जैसा कि किसान भाइयों हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है भोजन। अगर भोजन की बात करें तो अनाज और दालों के उपरांत सबसे पहले सब्जियां आती हैं। जी हाँ, तो हम आज उन्हीं सब्जियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और उन सब्जियों में हम बात करने वाले हैं रबी की सब्जियों की उत्पादन तकनीक के बारे में। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर निशित गुप्ता हैं, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं और ये कृषि वैज्ञानिक केंद्र देवास से हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सब्जियां हमारे लिए बेहद आवश्यक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि कौन कौन सी सब्जियों को किस किस प्रकार से हम उगा सकते हैं और उनकी क्या क्या उन्नत तकनीकें हो सकती हैं। अभी जो हमारी रबी सब्जियां हैं उनमें हम विशेष रूप से प्याज, लहसुन, आलू, मटर, धनिया, मेथी, टमाटर, गाजर, मूली आदि सब्जियों की खेती विशेष रूप से कर सकते हैं। और जहां तक उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने की बात है, निश्चित रूप से हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं विभिन्न प्रकार की उन्नत तकनीकें विकसित की गई हैं, जिसमें हमारे मुख्य रूप से उन्नत किस्मों का प्रयोग, समन्वित पोषण प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन, साथ ही जैविक खादों का उचित प्रयोग इत्यादि के माध्यम से किसान भाई उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अपनी लागत में और आय में वृद्धि कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया डॉक्टर साहब कि आलू और प्याज और भी कई सारी सब्जियों के नाम आपने लिए रबी की फसलों में। तो अगर हम बात करें आलू और प्याज की, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली से आते हैं, एक ही परिवार से आते हैं, तो इनके किस प्रकार से खेती की जा सकती है, इनकी अच्छी पैदावार के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं? सर्वप्रथम तो हम जब आलू की बात करें तो आलू में सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आलू का बीज उपचार। क्योंकि प्रायः ऐसा देखने में आया है कि जब किसान भाई आलू की खेती करते हैं तो आलू की फसल उगने के बाद उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो फसल है किसान का वो ख़राब हो जाता है। खास करके जो फफूंद जनित बीमारियां होती हैं वो बीजोपचार नहीं करने से होती हैं। जी। तो हमको आलू का विशेष रूप से बीजोपचार करने पे ध्यान देना चाहिए। बीजोपचार के लिए किसान भाई एक मैंकोजेब दवा आती है, उसका घोल बना करके जो आलू का बीज है उसमें उस घोल में डुबो करके उसका बीजोपचार करने के बाद उसकी बोनी करेंगे तो पहली समस्या तो जो बीमारियां आती हैं वो नहीं आएंगी। और एक विशेष रूप से बीमारी और देखी गई है जो जिसको हम पछेती झुलसा बीमारी कहते हैं, जो आलू में बहुत ज़्यादा लगती है। और ऐसा देखा गया है कि 2 से 4 दिन में पूरा का पूरा खेत आलू का समाप्त हो जाता है। इसको पछेती झुलसा के सबसे मुख्य लक्षण जो हैं वो हमको नीचे की पत्तियों में देखने को मिलते हैं। और जब हम पत्तियों के नीचे वाले भाग को पलट करके देखते हैं तो उसमें किसान भाइयों को फफूंद के घेरे दिखाई देते हैं सफ़ेद रंग के। और जब ऊपर की पत्तियों को देखेंगे तो वो घेरे भूरे रंग के दिखाई देते हैं। धीरे धीरे ये बीमारी जो है वो तनों में बढ़ती जाती है। तनों में बढ़ने के बाद वो पूरे के पूरे हमारे फसल को ख़राब कर देती है। साथ ही साथ जो उसके कंद होते हैं ज़मीन के अंदर उसको भी ख़राब कर देती है। और 2 से 4 दिन में पूरा का पूरा जो खेत है वो किसान का ख़राब हो जाता है। तो अगर हम बीजोपचार करते हैं तो निश्चित रूप से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों और पछेती झुलसा रोग से बचाव कर सकते हैं आलू की फसल में। साथ ही जहाँ तक लहसुन की बात है, प्राय ऐसा देखने में आया कि हमारे किसान भाई लहसुन का भी बीजोपचार बहुत कम करते हैं। बहुत किसान हमारे ऐसे हैं जो बीजोपचार करते हैं। जी, और लहसुन की जो फसल है वो भी काफ़ी महंगी फसल है। जी, तो किस प्रकार से इसका बीजोपचार करना? इसका बीजोपचार के लिए भी दवा मैंकोजेब प्लस कार्बनडाजिम का मिश्रण आता है, मार्केट में उपलब्ध है आसानी से। उसका घोल बना करके 1 लीटर पानी में 3 ग्राम के हिसाब से घोल बना लें और उसमें जो हमारा बीज है लहसुन का उसको उस घोल में डुबो दें, 10 मिनट तक डुबो करके रखें और वापस बाहर निकाल के छाँव में सुखा लें। उसके बाद उसकी बोनी कर दें तो उसमें बीमारी आने की संभावना फसल में कम हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी जानते हैं लहसुन दक्षिणी यूरोप का मूल निवासी है और इसके भंडारण को लेकर भी हमारे किसान भाई कई दफ़ा परेशान होते हैं। और आलू प्याज को भी अगर हम इसमें सम्मिलित कर ले तो इन तीनों सब्जियों का भंडारण भी एक तरीके से उनके लिए एक तरीके का चैलेंज है। तो इस चुनौती से वो किस प्रकार लड़ सकते हैं? भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भंडारण हम करते हैं, किसान भाई करते हैं, तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगती हैं और किसान को बहुत आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो उसके लिए तो मैंने जो आपको बीजोपचार बताया, अगर बीजोपचार करते हैं सही तरीके से तो भंडारण में उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, भंडारण अवधि बढ़ जाती है फसल की। साथ ही जो अब हम उसकी उन्नत तकनीक से खेती करते हैं, ऐसा प्राय देखने में आया कि किसान भाई यदि ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करता है, खास करके जो नत्रजन युक्त खाद हैं जैसे यूरिया है, यदि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करता है इन फसलों में आलू प्याज और लहसुन में,
तो ये प्रायः देखने में आया है कि भंडारण में हमें समस्या देखने को मिलती है। बिल्कुल। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि वो जितनी अनुशंसित मात्रा है नाइट्रोजन की आलू, प्याज और लहसुन के लिए, उनकी मात्रा का प्रयोग करें, उससे ज़्यादा का प्रयोग ना करें। साथ ही जब फसल हमारी खड़ी होती है खेत में, जी। उस समय फफूंदीनाशक दवाओं का एक सावधानी के लिए छिड़काव करते रहें, जिसमें दवाओं में मैंकोजेब है, कार्बेंडाजिम है, मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिश्रण है, जी। आलू के लिए रिडोमिल है। ये सारे फफूंदनाशक दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसका किसान भाई उपयोग करके भंडारण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जब उसको भंडारित करके रखते हैं जी। स्टोर में, तो भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए जो हमारा भंडारण कक्ष है वो अच्छा होना चाहिए, वो हवादार होना चाहिए, हवादार होना सभी चाहिए। प्रकार से उसमें वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जो बोरी हम रखते हैं उसको बहुत ज़्यादा, उसको एक के ऊपर एक नहीं रखना चाहिए, और नीचे से भी उसको हवा मिलती रहे, साइड से भी हवा मिलती रहे, ऊपर से भी हवा मिलती रहे। तो ऐसा देखने में आया है कि भंडारण में हम उसको कम कर सकते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ और भी, हम जो हमारे किस्में हैं, कुछ जी। किस्में होती हैं जिनकी भंडारण क्षमता अच्छी होती है, जी, जैसे ज़्यादा होती है। ज़्यादा अच्छी जी। होती है। जैसे हम लहसुन की बात करें तो G282 किस्म बहुत अच्छी किस्म है, भंडारण बिल्कुल। क्षमता बहुत अच्छी है। प्याज में भीमा रेड वैरायटी बहुत अच्छी है, भीमा शक्ति वैरायटी, इसकी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी है। आलू में कुफरी चिप्सोनो 1, 2, 3 है, तो इनकी भंडारण क्षमता अच्छी है। ज़्यादा तो अच्छी इनका भी हम प्रयोग करके भंडारण जी। क्षमता बढ़ा सकते यानी कि डॉक्टर साहब कुछ सावधानियां अगर हम बरतें हैं, जो कि बहुत ही छोटी छोटी सावधानी, जैसे जी। आपने बताया कि हवादार कक्ष हो, बोरियों को एक के ऊपर एक ना जमाया जाए, और कुछ तकनीकों का इस्तेमाल करके, कुछ दवाओं का इस्तेमाल करके किसान भाई इस परेशानी से निजात पा जी। सकते हैं। किसान भाइयों के आगे एक और समस्या आती है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है जल प्रबंधन की, कि सब्जियों में कितने अमाउंट में पानी जाना चाहिए और किस प्रकार उनमें सिंचाई की जाए जिससे हमें उन्नत फसल मिले सब्जियों की। तो इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जी। और किसान भाइयों को इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि निरंतर हम देख रहे हैं पानी की कमी होती जा रही है, और वर्षा का कोई अनुमानित ड्यूरेशन भी नहीं है कि जी। कब वर्षा होगी। तो इसके लिए एक तो टपक सिंचाई पद्धति का किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो टपक सिंचाई, जिसको हम बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, तो उसमें पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही साथ हम देखेंगे तो उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई है। इसी प्रकार से एक तकनीक है प्लास्टिक मल्चिंग, जिसको हम प्लास्टिक पलवार कहते हैं। अगर किसान भाई प्लास्टिक पलवार का प्रयोग करते हैं ड्रिप बिछाने के बाद, तो जी। उसमें जो वाष्पीकरण के द्वारा जो जल का नुकसान होता है, जी। वो नुकसान भी कम देखने को मिलता है। साथ ही कीटों का हम प्रबंधन भी कर सकते हैं, कीटें भी कम देखने को मिलती हैं। तो टपक सिंचाई का प्रयोग करें, साथ ही प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करें, और प्याज और लहसुन में एक माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति का भी किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पानी की बचत भी होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। जी बिल्कुल, यानी ऐसे बहुत सारी तकनीक हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान भाई सब्जी की बहुत अच्छी पैदावार कर जी। सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी उनका बढ़ा सकते जी। हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ टेक्निक्स की बात करी, तो हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर साहब। कुछ वैज्ञानिक तरीके या कुछ वैज्ञानिक तकनीक आप हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करें, जिससे वो उत्पादन को बढ़ा सके और सब्जियों की जो फसल है उसको अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, विशेष रूप से हमको, जब हम वैज्ञानिक तकनीकों की बात करते हैं, तो हमें 4 से 5 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो कि मैंने भी, एक तो सबसे पहले उन्नत किस्मों का प्रयोग करें। बिल्कुल। दूसरी जो हमें ध्यान देने वाली चीज़ है वो है हम समन्वित पोषण प्रबंधन, जिसमें हमारे मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तो जी। देते ही हैं किसान भाई हमारे, साथ ही अगर वो सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें बोरान, मॉलिब्डेनम, लोहा, कॉपर, मैग्नीज इत्यादि तत्व आते हैं, तो भी हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है। फिर मैंने अभी आपको बीजोपचार बताया, बीजोपचार जरूर करें किसान भाई, उससे भी उत्पादन बढ़ता है। टपक सिंचाई का प्रयोग करें, टमाटर, मिर्च, बैगन, कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्लास्टिक पलवार का प्रयोग करें, समन्वित कीट प्रबंधन का प्रयोग करें, और साथ ही साथ भंडारण के लिए अच्छी किस्मों का प्रयोग करें। तो इन सारी वैज्ञानिक तकनीकों का हम समन्वित जब प्रयास करते हैं, समन्वित समावेश खेती में करेंगे, तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जी, यानी कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने अभी हमारे किसान भाइयों आपके साथ साझा की। अगर इन तकनीकों का इस्तेमाल आप करेंगे और थोड़ी सी सावधानी रखेंगे, और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र जो भी आपके गांव के आसपास या जो भी आपके एरिया के आसपास हो, वहां से अगर आप उनसे थोड़ा सा राय सलाह या परामर्श लेंगे, तो आप फसल को और भी बेहतर उत्पादन की तरफ ले जा सकते हैं। और अभी तो रबी की सब्जियों की फसल जो है वो आने ही वाली है कुछ समय में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब आपने सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात जी। करी, तो उनके महत्व के बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों को कुछ बताएं। जी, सूक्ष्म पोषक तत्व विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें जी। मुख्य रूप से बोरॉन, मॉलिब्डेनम, लोहा, जिंक, मैग्नीज, कॉपर इत्यादि तत्व हैं, जिनको हम सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम से जानते हैं। और इनको सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा पौधों के लिए आवश्यक होती है। जी। अगर हम जिंक की बात करें तो हमने देखा है कि प्याज, लहसुन और आलू में जिंक का बहुत ज़्यादा महत्व है। जी। अगर किसान भाई जिंक का पोषक तत्व का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनको एक विशेष प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए मैं प्याज और लहसुन की बात करूं तो प्याज और लहसुन में जब ऊपर की जो पत्तियां होती हैं 1.5 से 2 इंच की, वो सूखने लगें और पत्तियों में ऊपर से नीचे तक लंबी धारियाँ दिखाई दें सफ़ेद रंग की या पीले रंग की, तो किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि उनकी ज़मीन में जिंक पोषक तत्व की कमी है। तो इसकी पूर्ति के लिए वो जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम आलू की बात करें तो आलू में हमने देखा है कि आलू की पत्तियां थोड़ी सी मोटी हो जाती हैं और थोड़ा सा वो उनका जो पत्तियां हैं उनका ऊपर की ओर घुमा हो जाता है, जिससे कि उत्पादन क्षमता तो प्रभावित होती होती है, साथ ही उसमें विभिन्न प्रकार की हमारी बीमारियां भी देखने को मिलती है। तो आलू में भी किसान भाई जिंक का प्रयोग करें। जिंक के प्रयोग करने के लिए किसान भाई जिंक सल्फेट खाद आता है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है। 1 हेक्टेयर में 25 किलोग्राम की मात्रा लेके उसको जब बोनी करते हैं, बोनी करने से पहले ज़मीन में मिला दें तो जिंक की पूर्ति हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने देखा है कि अभी फूल गोभी बहुत किसान भाई रबी में लगाते हैं। प्राय देखने में आया है कि जब फूल गोभी लगाते हैं तो उसके जो फूल होते हैं वो जो उनका जो फूल गठीला बनना चाहिए वो गठीला नहीं बनता है। साथ ही उसका रंग भी जो सफ़ेद होना चाहिए वो नहीं होता है। इसका मुख्य कारण बोरान नामक सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी। जी, तो उसके लिए भी किसान भाई बोरेक्स खाद का प्रयोग करें बोने से पहले। और जब इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो वो बोरान जो तत्व आता है उसका 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। तो जो उनका फूल वो गठीला बनेगा, साथ ही साथ उसमें जो सफ़ेद रंग होना चाहिए चमकता हुआ वो भी किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताई बातें कि जब फसल तैयार हो या खड़ी हो तब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम घूमकर वापस आएँ शुरुआत में, तो सब्जियों की खेती से पहले, फसल लगाने से पहले हम मिट्टी को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हम मिला सकते हैं जिससे हमारी मिट्टी इस प्रकार तैयार हो कि हमारी फसल का उत्पादन ज़्यादा हो? जी, मिट्टी की तैयारी की जहाँ तक बात है तो मिट्टी की जब हम पिछली फसल जो है उसको लगाने के बाद, उसको काटने के बाद जब हम मिट्टी हमारी होती है उसको हम अच्छे प्रकार से भुरभुरी कर लें। 1 से 2 बार कल्टीवेटर चला करके उसमें पाटा लगा दें। उसके बाद हमको जो भी सब्जियां लगानी हैं उसके हिसाब से उसकी क्यारियां तैयार कर लें। क्यारियां तैयार करने से पहले हमें अलग अलग सब्जियों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की अनुशंसा की गई है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो, जिंक हो, सल्फर हो। तो इसके लिए अलग अलग सब्जियों के हिसाब से हमको पोषक तत्व देना पड़ता है। तो वो पोषक तत्व भी किसान भाई ज़मीन तैयार करने से पहले उसको डाल दें, क्यारी तैयार करने से पहले। उसके बाद क्यारी तैयार कर लें। क्यारी तैयार करने के बाद फिर वो जो भी सब्जी लगाना चाहते हैं, चाहे टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, वो लगाएं। और उसके बाद सब्जियों में हमको लगाने के बाद भी कुछ खाद देने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो खाद लगाने के बाद भी खाद दें, लेकिन आधार खाद जरूर दें बीज बोने से पहले। जी, तो किसान भाइयों, जाना आपने कि मिट्टी को तैयार करना भी बेहद आवश्यक है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि आधार खाद लगाना या देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी फसल के उत्पादन पर पड़ता है। और फसल खड़ी होने के बाद भी आप कुछ तरीकों के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ खाद डालकर, कुछ दवाइयाँ छिड़क कर आप
फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन सारी बातों के साथ साथ अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जिस विषय पर हमने थोड़ी सी बातचीत की, बीजोपचार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसका महत्व क्या है? क्योंकि आप जब कोई पौधा या पेड़ तैयार करते हैं, उसके बाद उससे आप अधिकतम कितने पौधे तैयार कर सकते हैं, इस विषय में कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक बीजोपचार की बात है, हम बीजोपचार तो हमको करना ही चाहिए। कुछ हमारे ऐसे सब्जियाँ होती हैं जिनके हम रोप तैयार करके फिर उनकी ट्रांसप्लांटिंग या रोपण करते हैं, जैसे बिल्कुल। प्याज है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, बैगन है। तो उसकी जड़ों का भी हमको उपचार करना चाहिए, ये भी बीजोपचार की श्रेणी में आता है। तो जो उसकी जो रोप होती है, उसकी जड़ों को हम मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो मिश्रण आता है उसके घोल में डुबो दें और 15 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे तक डुबो करके रखें और जड़ों को फिर इस प्रकार से उपचारित करेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि बीजोपचार करने के बाद करें तो हमारी जो बीमारियां आती हैं, जी, जिससे कि किसान को बहुत देखा गया है कि समय समय पर आर्थिक नुकसान बहुत उठाना पड़ता है, बिल्कुल। क्योंकि फफूंद जनित बीमारियां ऐसी हैं कि एक बार एक पौधे में लगती हैं तो वो 2 से 4 दिन में पूरे के पूरे फसल को या खेत को खराब कर देती हैं। तो हमें विशेष रूप से बीजोपचार का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, खास करके हम सब्जियों की जब बात करते हैं, बीजोपचार हमारे किसान भाई ज़रूर करें। उनके पौधे हैं, उनकी जड़ों को उपचारित करें, उसके बाद ही खेत में लगाएं। जी, यहाँ पर हमने बीजोपचार की बात की किसान भाई, और अब बात कर लेते हैं कुछ किस्मों की। अगर हम बात करें प्याज की, और जैसे कि आपने अभी हमें बताया कि प्याज और आलू की जो फसल है उसका अभी सही मौसम, बिल्कुल सही जी, मौसम आने वाला है। जी। तो इनकी किस्मों के बारे में भी हमें कुछ बताएं कि कौन कौन सी वैरायटी होती है और किसान भाई किस किस प्रकार से उन्हें लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी हम फसलों की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, तो क्लाइमेट और टेम्परेचर यानी कि तापमान बहुत आवश्यक होता है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। जहाँ तक उन्नत किस्मों की बात है, आलू में हमारे पास बहुत सारी किस्में उपलब्ध हैं, जी, जिनको आलू की किस्मों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला जो जल्दी पकने वाली किस्में हैं, दूसरा जो मध्यम पकने वाली किस्में हैं, तीसरा जो देर से पकने वाली किस्में, और चौथा जो प्रसंस्करण वाली किस्में। जैसे प्रसंस्करण का मतलब है वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन, जैसे चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज़ है आलू में। जी, तो हम इनको 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। जल्दी पकने वाली किस्मों की बात करें तो आलू में कुफरी लौकर वैरायटी है जो 70 से 80 दिन में पक के तैयार हो जाती है। मध्यम अवधि वाली किस्मों में कुफरी ज्योति है जो 80 से 90 दिन, 95 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जी, कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 3, कुफरी चिप्सोना 4, ये सारी वैरायटी थोड़ी लेट वैरायटी हैं जो 100 से 110 दिन में पक के तैयार होती हैं। जी, और ये चिप्स बनाने के लिए जो हमारे मूल्य संवर्धन की मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अच्छी किस्म है। जी, जब हम प्याज की बात करते हैं तो प्याज में बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें हमारे जो मध्य प्रदेश के लिए अनुकूल है या अनुशंसित है, उसमें भीमा रेड है, भीमा शक्ति है, भीमा किरण है, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, NHRDF रेड 3 है, NHRDF रेड 2 है। ये सारी किस्में प्याज की नवीनतम किस्में हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के में लगाने के लिए अनुशंसित हैं और विभिन्न अनुसंधान केंद्रों से निकाली गई हैं। जी। तो यहाँ बहुत सारी जानकारी हमें सब्जी उत्पादन के बारे में पता चली। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी जानकारियाँ मिली होंगी जिन्हें आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा डॉक्टर साहब से। और अब आप जब भी फसल तैयार करने के बारे में सोचेंगे उससे पहले इन बिंदुओं पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे उपाय ज़रूर बताएं जिन्हें वो याद रख सकें और फसल उत्पादन में बढ़ोतरी भी हो। टिप्स तो वही हैं जो मैंने अभी हमने बात की। जी। पहला बीजोपचार, उन्नत किस्मों का प्रयोग, जी, जो नई विकसित जो अनुशंसित प्रजातियां हैं, अनुशंसित तकनीक है, उनका प्रयोग, साथ ही समन्वित पोषण प्रबंधन, समन्वित कीट प्रबंधन, इन सभी का प्रयोग करते हुए किसान भाई अपने पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि करके अपने जीवन यापन को खुशहाल और समृद्ध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए और आपने इस विषय पर धन्यवाद। इतना प्रकाश डाला और हमारे किसान भाइयों को वैज्ञानिक उन्नत तकनीक के साथ साथ एक बहुत बड़ा भरोसा भी दिया, जिससे वो उन्नत फसल पैदा कर सके और अपनी आर्थिक आय भी बढ़ा सके। किसान भाइयों, आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। अब तक 42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, मसाला अनुसंधान केंद्र रायगढ़ सम्मानित, पंचगव्य उत्पादों को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बढ़ावा देगा, असिंचित गेहूं का उत्पादन और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। किसानों से MSP पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद का कार्य संबंधित राज्यों में सुगमता से चल रहा है और अब तक 3.57 लाख किसानों से लगभग 42.55 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जिसका एमएसपी मूल्य 8,032.62 करोड़ रुपए है। इसके अलावा राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 30.70 लाख मीट्रिक टन दालों और तिलहनों की खरीद की मंजूरी दी गई थी। मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी मंजूरी दी जाएगी। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई है और 11 अक्टूबर 2020 तक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुल 24,863 गांठों की खरीद की गई है। मसाला अनुसंधान केंद्र रायगढ़ सम्मानित। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के रायगढ़ के मसाला अनुसंधान केंद्र को वर्ष 2019-20 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ मसाला अनुसंधान केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया है। केंद्र को यह सम्मान अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना मसाला की 31वीं वार्षिक कार्यशाला के अवसर पर प्रदान किया गया। रायगढ़ केंद्र को यह सम्मान हल्दी, अदरक, धनिया, मेथी, अजवाइन आदि मसाला फसलों की नई किस्मों के विकास, फसल सुधार, अनुसंधान एवं विस्तार हेतु दिया गया है। केंद्र द्वारा विकसित धनिया की 2 किस्मों सीजी धनिया 1 को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु एवं सीजी श्री चंद्रहासिनी धनिया 2 को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों के लिए वर्ष 2019 में जारी तथा अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में केंद्र द्वारा विकसित हल्दी की 2 नवीन किस्मों सीजी हल्दी 1 एवं सीजी हल्दी 2 को छत्तीसगढ़ राज्य किस्म बीज उप समिति द्वारा जारी किया गया है। इस नवीन किस्म को राज्य के लिए अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव सीवीआरसी नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। छत्तीसगढ़ राज्य किस्म बीज उप समिति द्वारा राज्य हेतु केंद्र की पहली अजवाइन की किस्म सीजी अजवाइन 1 की भी पहचान की गई है। परियोजना के वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह एवं डॉक्टर श्रीकांत सवरगांवकर ने हल्दी और अदरक के उत्पादन हेतु कम लागत वाली प्रकंद गुणा फसल उत्पादन एवं संरक्षण नामक नवीन तकनीक का विकास किया है, जो किसानों के लिए लाभदायी साबित होगी। पंचगव्य उत्पादों को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA का गठन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गायों और गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और विकास तथा पशु विकास कार्यक्रम को दिशा प्रदान करने के लिए किया गया है। मवेशियों से संबंधित योजनाओं के बारे में नीति बनाने और कार्यान्वयन को दिशा प्रदान करने के लिए RKA एक उच्च शक्ति वाला स्थायी निकाय है, ताकि आजीविका उत्पादन पर अधिक जोर दिया जा सके। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA के इन्हें इस साल दीपावली त्योहार के अवसर पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के माध्यम से RKA इस दिवाली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर, पंचगव्य उत्पादों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। इस वर्ष के दिवाली उत्सव के लिए गोबर आधारित दियो, मोमबत्तियों, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वस्तिक, समरणी, हार्डबोर्ड, वॉल पीस, पेपरवेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। RKA का लक्ष्य इस वर्ष दीपावली त्योहार के दौरान 11 करोड़ परिवारों में गाय के गोबर से बने 33 करोड़ दियों को प्रज्वलित करना है। हजारों गाय आधारित उद्यमियों, किसानों, महिला उद्यमियों को व्यवसाय के अवसर पैदा करने के अलावा गाय के गोबर से बने उत्पादों के उपयोग से स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी मिलेगा। यह गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। असिंचित गेहूं का उत्पादन। असिंचित क्षेत्र में गेहूं का भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है। भूमि की नमी संरक्षित करके मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए पाटा चलाएं। असिंचित क्षेत्र में 15 से 31 अक्टूबर तक बोनी कर सकते हैं। दीमक के नियंत्रण के लिए 5 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस दवा से प्रति किलो बीज उपचारित करें। इसके बाद थायरम या कार्बेंडाजिम की 3 ग्राम मात्रा से प्रत्येक किलो बीज का उपचार करें। इसके बाद फफूंदनाशक दवा से उपचारित करने के बाद गेहूं को एजिटोबैक्टर एवं PSB कल्चर से 10 ग्राम प्रति किलो बीज उपचारित करने के बाद बोनी करें।
किसान भाई 100 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोनी करें। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर पर्याप्त होती है। असिंचित क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन लेने वाले किसान भाई 40 किलोग्राम नत्रजन, 20 किलोग्राम स्फुर एवं 10 किलोग्राम पोटाश की जरूरत होती है। यह पूरी मात्रा बोनी के साथ ही उपयोग करें। उन्नत किस्मों के लिए HW 2004 अमर, JW 17 स्वप्निल, HI 1500 अमृता अथवा HD 4672 का चयन किया जा सकता है। और अंत में कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। खरीफ फसलों की कटाई के बाद उचित भंडारण की व्यवस्था करें। रबी की तैयारी के पूर्व अग्रिम आदान की व्यवस्था करें। पशुओं को समय पर टीकाकरण कराएं। वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार बीज किस्मों का चयन करें। सिंचित अगेती, मटर व आलू की बोनी इस माह के अंतिम सप्ताह में कर सकते हैं। सरसों की बोनी के लिए प्रमाणित बीजों का बीजोपचार कर प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।